सो बेटा कैसे हो? बढ़िया। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? वर्क। सो यू आर वेटिंग कि बहुत दिन हो गए हैं पढ़ा नहीं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एनर्जी। अब सिंपल बेसिक डेफिनेशन अगर हम एनर्जी की लेते हैं, आप लोअर क्लासेस में आई थिंक 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। बॉडी कितना काम कर सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी एनर्जी के ऊपर, है ना। सो कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो क्योंकि हम इसमें दैट मीन्स एनर्जी में हम क्या ले रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी। यही हुआ ना कि कितना बॉडी काम कर सकती है। तो जब हम इसको ले रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, सो दैट मीन्स यूनिट्स फॉर एनर्जी विल बी द सेम एज दैट फॉर वर्क। तो सीजीएस सिस्टम में एनर्जी के यूनिट आपके पास आ जाएंगे अर्ग, और एसआई सिस्टम में आपके पास एनर्जी के यूनिट आ जाएंगे जॉब, सेम एज दैट ऑफ वर्क। अब अगर आप बात करो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स की, तो भाई देर आर लार्ज नंबर। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सब एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेन पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। और बेटा आपको मैं ये क्लियर कर दूं, मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मीन्स हम इस चैप्टर में 1 by 1 काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन इसमें आ गया। अब हम भी बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? इट इज एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। यानी कि whenever body is in motion, जैसे आप कह रहे हो फ्लोइंग वाटर, पानी का फ्लो, मूविंग पर्सन इज मूविंग। So whenever any body is in motion, then that body will possess kinetic energy। So point clear हो गया कि kinetic energy is energy possessed by body by virtue of its motion। आप एक बॉल ले रहे हो, that ball is rolling on a floor, that means बॉल मूव कर रही है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। आप फ्लो ऑफ वाटर ले रहे हो, तो उसमें पानी क्या है? मोशन में है, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ वी वांट टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसका बेटा ये मीनिंग है कि जैसे मैंने ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then what will be its kinetic energy। तो कैसे हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए कि वी आर कंसिडरिंग बॉडी ऑफ मास m रेस्ट एट दिस पॉइंट a। तो बॉडी a पॉइंट के ऊपर, बॉडी का मास है m, पॉइंट a के ऊपर क्या है? ये रेस्ट पोजीशन पे है। That means its initial velocity is 0। Now force F is applied on the body। अब आप इसमें F फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, इससे क्या होगा? Acceleration is produced in the body, and now due to this acceleration, body starts moving, and let us say it moves from this position A to B after traveling through distance s, and when body reaches at this point B, then velocity required by body is v। ठीक हो गया?
कि हमने सिंपल सी बात कही कि जब ए पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट पे है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हमने उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी है, सो दैट मीन्स जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, तो उसकी वजह से बॉडी मोशन में आ गई। तो जैसे बॉडी मोशन में आई अंडर द एक्सेलरेशन, तो वो एस डिस्टेंस ट्रैवल करके बी पॉइंट पे पहुंच रही है, यहाँ पर कि उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। अब आप इसमें देखिए, वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर काम किया है, किसने किया? फोर्स ने। तो ये बेटा क्या होगा, इन दिस केस एज यू आर सेइंग कि बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जैसे ही आप वर्क ले रहे हो F डॉट एस, तो इट विल कम आउट टू बी एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो इट विल बी F इंटू एस, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो आपके पास ये W बन गया एफ एस, एफ क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, आपके पास ये इक्वेशन होती है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से अब जैसे ही u की वैल्यू 0 है तो v स्क्वायर इज 2as, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई v स्क्वायर अपॉन 2s, तो ये बन गया m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस कैंसिल हो गया, सो इट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। So that means this much amount of work is done by force on the body, जिससे बॉडी ने कौन सी वेलोसिटी एक्वायर कर ली? v, and now this work is stored in the form of kinetic energy। so इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन बन गया बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सो क्लियर होगी बात कि बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, m is mass of body and v is velocity। तो naturally if you are considering that body is at rest, so its velocity will be 0, then its kinetic energy will also be 0। अब इसमें बेटा important point जो नोट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के केस में, वो ये है, हमेशा याद रखिए काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क की बात है ना, इसमें हम अमाउंट ऑफ वर्क ही ले रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसका मीनिंग फिर आगे ये हुआ कि ठीक है, जैसे मैंने खुद ही अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर विद एम इज मास ऑफ बॉडी एंड वी इज इट्स वेलोसिटी, पर बेटा जब मैं ये कह रही हूँ कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए ये चीज़ इसमें याद रखिए क्या, कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी, नॉट ऑन द वेलोसिटी, नॉट ऑन वेलोसिटी। बेटा ये आपको ट्रू फॉल्स में बड़ा हेल्पफुल होना है कि आपको कहा जाए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, दिस इज फॉल्स, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर, सो इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी। अब आप कहोगे मैडम क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ेगा फ़र्क। अब कैसे? इफ़ यू आर कंसिडरिंग दैट बॉडी इज मूविंग अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, उस केस में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। पर बेटा इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो बॉडी की हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यूँ है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यूँ है, यहाँ इसकी वेलोसिटी यूँ है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो इसलिए ये पॉइंट इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बॉडी एंड नॉट ऑन द वेलोसिटी, जिसका मीनिंग ये हुआ कि whenever body is moving along uniform circular motion, along your body is possessing uniform circular motion, then its kinetic energy remains constant because speed of body is constant although its velocity is varying. So this point is very very important, जो आपने इसमें इस तरीके से कंसिडर करना है। अब इसके बाद हम इसमें लिखते हैं कि अगर बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो नेचुरली उसमें तो बेटा स्पीड भी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए उसमें आपके पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इस पे यहाँ पर जाने से पहले बेटा आप एक चीज देखी है कि आप बैठ के पढ़ ही रहे हो, कंसंट्रेशन से एक जगह पर बैठे हो, अपना पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली तुम कुछ नहीं भी कर रहे, पर भैया बहुत अच्छा कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका ब्रेन इसमें यूज हो रहा है, ब्रेन से काम कर रहे हो, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहोगे तो उसके बाद भूख लगाती ना, क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया उसमें एनर्जी कंज्यूम हुई, कैलोरीज यूज होगी, कैलोरीज जो कह रहे हो तो एनर्जी कंज्यूम हो रही ना। सो यही चीज़ हम इसमें करना चाह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये डिपेंड करेगा whether वर्क इज डन बाय द बॉडी और वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम में यही बात कह रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसको बेटे उसी तरीके से करना है जैसा कि मैंने अभी किया था। कैसे कि आपने इनिशियल पोजीशन बॉडी की ले ली पॉइंट पे, हाँ अब हमने इसकी वेलोसिटी को 0 नहीं लेना, अब क्या ले लेना है, u, और उसके बाद हम उसी तरीके से कह रहे हैं कि F इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी, और इसकी वजह से ये बॉडी इस B पोजीशन के ऊपर आ गई और बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो कितना कर लिया, s, और फाइनली जब ये B पॉइंट के ऊपर पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, v। ठीक होगी बात यहाँ तक, उसी तरीके से ले लिया। तो अब आप इसमें उसी तरीके से कहोगे वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी, that will be F dot S, और इसमें हम देख ही रहे हैं force and displacement are in the same direction, so angle between them is 0 degree, तो cos 0 degree is 1, तो it is F into S। So that means ये work आपके पास आ गया Fs, F forces mass into acceleration। तो यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, उसी तरीके से जैसे हमने पिछला आर्टिकल किया था। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं नंबर 1, और उसके बाद हम कहते हैं कि वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ से अब a आपके पास आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। बस यहाँ पर फर्क है बेटा, उसमें हमने रेस्ट से शुरू किया था, यहाँ u है। Now you put value of a in this equation number 1, तो W आपके पास क्या आ गया, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। अब s से s कैंसिल हो गया तो इट विल बिकम हाफ m v स्क्वायर माइनस का साइन हाफ m u स्क्वायर।
Now v you are considering as final velocity, so that means half mv square is a final kinetic energy and u is the initial velocity, so half mu square is a initial kinetic energy. ठीक हो गया? So what is this? This is change in kinetic energy. So this is work energy theorem. So that means here you can say that work is done at the cost of energy. ये भी कह सकते हो. अब आप इसमें देखो बेटा कि जब आप ये कह रहे हो कि भाई force is applied on the body इस तरीके से, that means in this case you are saying that work is done on the body. बॉडी के ऊपर काम हो रहा है तो उसकी एनर्जी उससे क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है ना? सॉरी. And if work is done by the body, then energy will decrease. तो डिपेंड करेगा ना. हाँ, अब अगर work done is 0, then there will be no change in energy. अब जैसे मैं आपको ये कहूँ, body is moving along circular path. Body is moving along circular path. तो in this very case work done is 0. हमने पहले की है. So that means in this case half mv square minus half mu square will be 0. That means in this very case final kinetic energy is equal to initial kinetic energy. So that means you can say that there will be no change in kinetic energy. और दूसरी चीज, अब सपोज कर लो कि v इज ग्रेटर देन u. जैसे सपोज करो यू आप क्या कर रहे हो, आप बॉडी को फॉल करवा रहे हो, हैं? आप बॉडी को फॉल करवा रहे हो फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट. तो जहाँ पर हाइट है वहाँ वेलोसिटी क्या है? 0. जैसे वो ग्राउंड की तरफ आ रही है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही. दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है? और जब बॉडी ऊपर को जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो इस तरीके से आप एक चीज याद रखिए बच्चे, फिर ध्यान से सुन लीजिए कि ड्यूरिंग दिस फिनोमिनन देयर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज हमेशा याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है. पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी. काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक चीज़ हमने क्या सीखी कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, it depends upon speed and not on velocity. और उसके बाद expression for kinetic energy is half mv square, where v is the speed of body and m is mass, and work done is equal to change in kinetic energy. अब इसमें next हम लिखते हैं relation between kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. अब आप देखिए, you are considering a body of mass m and velocity v. तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, और उसकी लीनियर मोमेंटम होगी m इंटू v. अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक होगी बात. अब हमने इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है. उसी बॉडी की बात हो रही है, उस बॉडी की लीनियर मोमेंटम mv है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है. इसको बेटे स्क्वायर कर लीजिए. p स्क्वायर विल बी m स्क्वायर v स्क्वायर. अब 2m से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया? दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो इसलिए रिलेशन आ गया बेटा
काइनेटिक एनर्जी इज P square by 2m, or you can say P is equal to 2m kinetic energy under the root. अब इस पे भी काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बच्चे आ जाते हैं. चलो आप एक लिख के खुद ट्राई करो. Now the problem is a light body and heavy body have got same value of linear momentum, for which body kinetic energy will be more. तो कैसे करेंगे? इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमने ये प्रॉब्लम दी है कि लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी have got same value of linear momentum. ठीक है? For which body? Kinetic energy will be more. किसके लिए ज्यादा होगी? कैसे करेंगे? अब देखो, इसमें हमने दो बॉडीज ले ली, दोनों का ऐसे ले ली. देखो बेटा, एक चीज तो है, हम दो बॉडीज की मोमेंटम कह रहे हैं सेम है, मास फर्क है तो ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी भी फर्क होगी. तो एक बॉडी ए के लिए m1 मास ले लिया, v1 वेलोसिटी, सेकेंड बॉडी के लिए m2 मास ले लिया, v2 वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम सेम है, सो दैट मीन्स दिस इज गिवन. ठीक होगी बात? नाउ आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि वी नो दैट, बिल्कुल सिंपल सी बात, P स्क्वायर बाई 2m. ठीक है? नाउ फॉर टू बॉडीज P is constant. It means that P is inversely proportional to m, or you can say E1 by E2 is M2 by M1. तो अब इसमें अगर हम ये ले रहे हैं कि M2 is greater than M1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि E1 by E2 is greater than 1, or you can say E1 is greater than E2. So that means कि light body will have more value of kinetic energy. मतलब बजाय कि हम इसमें करते, वैसे तो देखो यहाँ से भी क्लियर कैसे हो रहा है कि अगर M2 की वैल्यू ज़्यादा है तो V1 की वैल्यू तो ज़्यादा आ गई, और वो बेटा स्क्वायर में है और मास सिंगल है, तो नेचुरली वही ज़्यादा बनेगा. लेकिन बेस्ट यही है कि आप सिंपल रिलेशन लो कि इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m. Now for both the bodies P is same constant, so that means kinetic energy is inversely proportional to mass. जिसका मतलब जितना मास कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा आएगी. लेकिन उसको फिर हम इस तरीके से शो कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि लाइट बॉडी हैज़ गॉट मोर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ गई, मतलब इसमें 1 मार्क में 2 मार्क्स में बेटे इस तरह से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो दो अलग अलग बॉडीज की बात थी. अब हम इसमें ये कहते हैं कि प्रॉब्लम में मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड. मोमेंटम, एक बॉडी है उसके मोमेंटम को डबल कर दिया. व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस. कि इससे काइनेटिक एनर्जी में क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये हमें बताना है. कैसे करेंगे? इसमें बेटे देखो बॉडी सेम है. अब इसमें हम
ये वाला पॉइंट लेंगे, वी नो दैट E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक हो गया। अब बॉडी तो सेम है, इसका मतलब मास उसका सेम रहना है, तो हम इसमें ले लेते हैं E1 इज P1 स्क्वायर बाय 2m एंड E2 इज P2 स्क्वायर बाय 2। ये ऐसे क्यों लिया? क्योंकि सेम बॉडी है, उसकी पहले मोमेंटम P1 थी, फिर P2 होगी। तो इसका मतलब E1 बाय E2 इज P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर। अब अगर P है तो ये क्या उतना हो जाता है बेटा? 2P। डबल होने का मतलब दैट मीन्स इट इज 1/4। ठीक हो गया? यही बना ना, P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर 1/4। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब E2 विल बिकम 4 टाइम्स E1, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4E1 इज इक्वल टू E2। अब हमने लेना है परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा? टोटल इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी? E1, अब कितनी होगी? E2। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, दैट इज E1 इंटू 100। तो आपके पास अब E2 क्या है? 4E1 माइनस E1 बाई E1 इंटू 100। तो ये आपके पास 300% आ गया कि अगर मोमेंटम डबल की तो एनर्जी कितना इंक्रीज होगी? 300%। तो इस तरीके से आपको मतलब कोई भी चीज़ इंक्रीज करके उसके अकॉर्डिंगली पूछा जा सकता है। तो you have to do problems like this. So all this was about the kinetic energy, and in the next lecture we will discuss about potential energy. So thank you. क्या करना है? Yes, like, share and subscribe. Thank you.